Hello, my friends. A very good morning. Myself Brahmanand Singh, and I welcome you all on this YouTube channel. Today's our topic of discussion is going to be very interesting. Today we are going to start a new chapter which is going to be beneficial for class 9th ICSE or CBSE students. This chapter is called gravitation. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशन, इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे पास फिज़िक्स में हम लोग बात करें तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल फोर्सेस विच इज़ एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट बॉडीज़। तो हम उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट नेचुरल ऑकरिंग फोर्सेस की बात करूं मैं तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग फोर्सेस। फर्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों फोर्स बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में रिजाइड करते हैं एंड यू आर गोइंग टू डील विथ these kind of forces in the chapter called as radioactivity। वहीं पे जो हमारे पास थर्ड नेचुरली अकरिंग फोर्स है that is called as gravitation, which we are going to deal over here। और जो हमारे पास फोर्थ नेचुरली अकरिंग फोर्स है that is इलेक्ट्रोस्टैटिक, या मैं बोलूँ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स we can write। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बेसिकली हम लोग जो चैप्टर जिसमें हम लोग बेसिकली चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो आपके लास्ट चैप्टर्स हैं बेसिकली उसमें जो हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की हम लोग बात करते हैं। तो ये रहे हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग फोर्सेस, जिसमें से हम लोग को बेसिकली जो थर्ड फोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स which acts between the bodies, naturally occurring heavenly bodies, उनके बीच में जो gravitational force act कर रहा है, we have to talk of this force in this chapter। So let us begin with this chapter। देखिए gravitational force की हम लोग बात करें तो हमारे पास अगर कोई भी 2 heavenly bodies हैं, जैसे कि आप लोग assume कर सकते हैं हमारे पास प्लैनेटरी सिस्टम है, प्लैनेट सिस्टम, तो इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सन इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट सिस्टम, और उसके बाद हमारे पास मरकरी, वीनस एंड अर्थ, और उसके बाद डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। सो दीज 2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और जो दिस डिस्टेंस रहती है बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इट वेरीज बाय अ स्लाइट अमाउंट बट it remains almost constant। Similarly for Venus also we have a constant orbit on which it orbits around the sun। Similarly जैसे हमारे पास हम लोग बात करें अर्थ की भी, तो ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट ऑर्बिट है अराउंड द सन, जिस ऑर्बिट पे हमारे पास अर्थ रिवॉल्व कर रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिस our earth revolves in 365 days
and 6 hours it takes to complete one revolution around the sun. तो ये जो है हमारे पास अर्थ है या मून है या मरकरी है या वीनस है, दे आर मूविंग एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और इनकी ऑर्बिट्स जो हैं उनकी डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है. सो देयर मस्ट बी सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन these bodies, these heavenly bodies, so that they are always traveling on their own constant orbit, जिसका रेडियस हमारे पास कांस्टेंट है. जो हमारे पास अर्थ का रेडियस का जो ऑर्बिट का रेडियस है वो कांस्टेंट है. सिमिलरली फॉर वीनस एंड सिमिलरली फॉर मर्करी. तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स हैं डिफरेंट बॉडीज का, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज विथ टाइम. तो इन दोनों ही बॉडीज के बीच में एक सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए जिसकी हेल्प से ये दोनों बाउंड हैं और अर्थ इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन दिस कांस्टेंट ऑर्बिट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास, दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू मासेस. अगर मेरे पास दो मास हैं, एक मास है m1, दूसरा मास है m2, इन दोनों मास के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज r. व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन दीज मासेस, और इसी फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r. और इसी फोर्स को डिफाइन करिए, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बोथ स्टेटमेंट्स आर द सेम. बेसिकली ये जो लॉ दिया था वो जो हमारे पास न्यूटन साहब ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन, जो कि एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस लॉ को. तो उन्हीं के नाम पे हम लोग इसको न्यूटन्स लॉ बेसिकली बोलते हैं. और बेसिकली ये जो हमारे पास यूनिवर्स में ऑल ओवर द जो भी हमारे पास हेवनली बॉडीज हैं उनके ऊपर लग रहा है, उनके ऊपर लगता है हमेशा. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो आइए हम लोग अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास दो मास होने चाहिए, फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी हमारे पास दो मास होंगे which are placed at a distance of r, which are separated by a distance of r, और there will be a force of attraction. ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ अट्रैक्शन टाइप. अभी आप आगे देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो वहां पे जो फोर्सेस होते हैं दे कैन बी ऑफ अट्रैक्टिव टाइप और दे कैन बी ऑफ रिपल्सिव टाइप. तो वहां पे हमारे पास दो टाइप के फोर्स हो सकते हैं. लेकिन बट हमारे पास जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ अट्रैक्टिव टाइप. तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी बात करते हैं हम लोग. तो जैसा कि अभी हमने देखा जो ये फोर्स लगेगा दैट इज गोइंग टू एक्ट बिटवीन टू हेवनली बॉडीज या टू प्लैनेटरी बॉडीज के बीच में लगेगा. तो देखते हैं अभी हम लोग
universal law of gravitation, or this is also called as Newton's law of gravitation. तो एज पर दिस लॉ, सबसे पहली चीज हमने बात ही कर ली है कि दिस लॉ इज ऑलवेज ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल force is always of attractive type. It can never be of repulsive type. तो सबसे पहले gravitational force is always going to be of attractive type. Second point, the gravitational force depends upon first the product of, या ऐसे लिख लेते हैं, gravitational force is directly proportional to the product of masses, to the product of masses, पहली चीज. दूसरी चीज, the gravitational force is inversely proportional to the square of distance between the masses. तो सबसे पहली बात हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं. सेकंड पॉइंट में हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स F. तो F जो है that is directly proportional to the product of masses. Let us as we have assumed that this body is having mass of m1 and this body is having mass of m2, so F is directly proportional to m1 into m2. और जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, the gravitational force is inversely proportional to the square of distance between them. So these two masses are placed at a separation of r distance. So F, the gravitational force is going to be inversely proportional to the square of distance between them. तो अभी हमारे पास proportionality का साइन है. If I will combine this equation first and this equation second, I can write F is proportional to m1 m2 upon r square. So now you can take a snapshot of this and then we will move further. अभी हमको यहाँ पे जो proportionality का साइन है इसको रिमूव करना है. We have to equate this gravitational force. This is the gravitational force. इस ग्रेविटेशनल फोर्स को जो हमारे पास ये जो क्वांटिटीज आई हैं इसके इक्वल करने के लिए हमको एक कांस्टेंट की जरूरत है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो आइए इसको देखते हैं. हमारे पास दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. तो हमारे पास F is going to be equals to G. G is called as universal
gravitational constant into the product of masses m1 into m2 divided by the square of distance between them into r square. So this is the force which is, या मैं बोलूँ ज़्यादा बेहतर, the force of attraction which is acting between the bodies. तो ये this is the force by which m1 attracts m2, या फिर मैं बोलूँ m2 attracts m1. तो यही फोर्स, सेम फोर्स लगेगा along the line of action, along the line of the shortest distance between them. जो हमारे पास फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे देखते हैं हम लोग. तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग देम, द सेंटर्स ऑफ द बॉडी. दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडी. तो हमारे पास, मैं बात करूं, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2. तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा F ऑन 1/2 और वहीं पे इस पे लगेगा बॉडी पे फोर्स F ऑन 2/1. और these two are vector quantities. Basically force is a vector quantity, so this is going to be a vector quantity whose magnitude is going to be equals to g into m1 m2 upon r square. This is the magnitude of the force that is acting between the bodies. लेकिन जब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो m1 के ऊपर जो हमारे पास m1 बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है that is going to be of attractive type, जैसा हमने पहले बात की थी. तो m2 is going to attract m1 whereas m1 is going to attract m2. m1 is going to attract m2 और वहीं पे by the same force of same magnitude m2 is going to attract m1. तो ये देख लेते हैं हम लोग. The attractive force of m1 on m2 या फिर on m2, तो that is going to be F on 2/1. This is 2/1 का मतलब क्या है? The body 1, this is force on m2 by m1. So m1 is attracting the force, attractive force of m1 on m2 is F21. वहीं पे the attractive force of m2 on m1. Now m2 is attracting m1, so it is denoted by F on 1/2. Force on m1 by m2. So these two forces, as we have seen, the magnitude of force F12 is equals to F21 and this is going to be equals to F, as we have seen above. This is equation number 4. So the equation number 4, F is equals to G m1 m2 upon r square, is going to tell us the amount of force which is acting between the two bodies which are separated by a distance of r. The distance between them, जो हमारे पास distance है basically इन दोनों सेंटर्स के बीच में, that is going to be r. तो यहाँ से हमने इन सारे डिस्कशन से ये सीखा कि सबसे पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ अट्रैक्टिव टाइप.
Secondly, the gravitational force is going to depend upon the product of the masses m1 and m2, and the gravitational force is again going to be inversely proportional to the square of distance between them. जो हमारे पास separation है, the distance of separation between the bodies, उसका square, and so we have force is equals to g m1 m2 upon r square. सेकेंडली जो हमने देखा कि हमारे पास जिस फोर्स से हमारे पास m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड बाय m2 ऑन m1. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे वो ऑन 2 by 1 हो या फिर ऑन 1 by 2 हो, दोज आर गोइंग टू बी सेम एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो ये हमारे पास यहां से प्रूव हो रहा है कि जो हमारे पास फोर्स ऑन मास m1 by m2 है या फिर फोर्स ऑन m2 by m1 है, दोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दैट इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, that was found experimentally and that is equals to जो हमारे पास g है, g is found experimentally and that is equals to 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. So this is Newton meter square per kg square. So this is the value of universal gravitational constant and that is going to be used in each and every problem. So you should remember this value of universal gravitational constant. So up again you can take a screenshot of this and then we will move to the another topic. As we have seen that gravitational force is equals to g m1 m2 upon r square, where g is equals to 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. तो अभी हम लोग निकालते हैं how can we explain the universal gravitational constant. The universal gravitational constant is equals to the force acting between two bodies of mass each of 1 kg and separated by a distance of 1 meter. तो जो separation है, let us assume we have a body m1 and m2. It is having a mass of 1 kg. This is also having a mass of 1 kg. और इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है that is going to be 1 meter. So now try to find out the force F is equals to 6.67 into 10 to the power of minus 11 into 1 kg into 1 kg divided by 1 meter square. So this is going to be 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton. So this is going to give me the value of the numerical value of the universal gravitational constant. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं universal gravitational constant is equals to the force acting between mass of 1 kg each and separated by a distance of, यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्ट होता है
दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 1 मीटर, और दोनों के मास हैं दैट इज गोइंग टू बी 1 kg। तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है दोनों ही बॉडीज के बीच में दैट इज गोइंग टू बी न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां से आप लोग यूनिवर्सल इस बेसिकली इस इक्वेशन से ही इसकी यूनिट्स निकाल सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। हमारे पास देखिए फोर्स इज गोइंग टू बी इन न्यूटन, वेयर एज जी की यूनिट मुझे निकालनी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो मास m1 इज गोइंग टू बी इन kgs, देन मास m2 इज अगेन गोइंग टू बी इन kgs डिवाइडेड बाय दिस इज गोइंग टू बी इन मीटर, तो दैट इज गोइंग टू बी इन मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे इस साइड तो g इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू f टाइम्स, और जो यूनिट आएगी दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो जैसा कि हमने यहां देखा द यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो नाउ यू कैन डिराइव द यूनिट्स SI यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब हम लोग को जो बात करनी है बेसिकली, अभी तक जो हमने देखा कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस लग रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक some problems based on these universal law of gravitation. So you can take a screenshot, then we will move to the problems. So now you have 3 problems. प्रॉब्लम नंबर 1 में जो हमको कैलकुलेट करना है बेसिकली हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ। वहाँ पे हमको मासेस दिया हुआ है 7.36 into 10 to the power of 22 kgs, whereas the mass of earth is 5.96 into 10 to the power of 24 kgs, और जो डिस्टेंस बिटवीन देम है दैट इज 3.8 into 10 to the power of 8 meters। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। अगर आपको इस प्रॉब्लम को नहीं आ रहे हैं, ये इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, देन यू कैन लुक आफ्टर द सोल्यूशन। तो अभी मैं जो है प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसको। हमारे पास मून का मास दिया हो, मास ऑफ मून is equals to 7.36 into 10 to the power of 22 kgs, and mass of earth that is equals to 3.8 into 10 to the power of 8, sorry this is 5.96 into 10 to the power of 24 kg। और जो हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है that is equals to 3.8 into 10 to the power of 8 meter। So यहाँ पे हमको जो डिस्टेंस दी हुई है that is given in meter, but it may be given in kilometers। तो आपको ये ध्यान रखना है कि you have to convert it into meters। Secondly, we can the mass can be given in grams। तो अगर वो ग्राम्स में दिया हुआ है then again you have to convert it in kgs। तो हमको बेसिकली SI यूनिट्स का ही यूज करना है। SI यूनिट्स लेंथ के लिए हमारे पास है दैट इज मीटर, फॉर लेंथ इट इज मीटर, और वहीं पे जो मास है दैट इज गोइंग टू बी इन kgs, और जो फोर्स होगा दैट विल बी इन न्यूटन। तो इन तीनों यूनिट्स का ही हमको यूज करना है, देन ओनली द आवर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is going to be equals to 6.67 into 10 to the power of -11। अदरवाइज हमको उसको चेंज करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वैल्यू की चेंज करेंगे हम जिस यूनिट में हम लोग को रखना है, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो अभी हम लोग देखते हैं फोर्स जो होगा इन न्यूटन, फोर्स इन न्यूटन
is going to be equals to 6.67 into 10 to the power of minus 11 into 7.3 into 10 to the power of 7.36 into 10 to the power of 22 into 5.96 into 10 to the power of 24 divided by 3.8 into 10 to the power of 8 whole square. So you can calculate the value. मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ. आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power of 20 न्यूटन. तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास मास है दैट इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मास, दैट इज ऑर्डर ऑफ 22, 10 to the power of 22 or 10 to the power of 24. Then we are going to have a force of 2 into 10 to the power of 20 न्यूटन. तो ये रहा हमारे पास प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन. यू कैन मल्टीप्लाई इट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स. नाउ वी विल मूव टू द प्रॉब्लम नंबर सेकंड. प्रॉब्लम नंबर सेकंड में अगेन हमको ग्रेविटेशनल फोर्स ही कैलकुलेट करना है बिटवीन द बॉडी ऑफ मासेस 40 kgs and 80 kgs which are separated by a distance of 15 meter. तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस दी हुई है that is 15 meter. So again this problem is straightforward. You can try it out. Just you have to put the values of the gravitational constant and the masses and the distance between them and you can calculate the value. तो आइए हम लोग इसको देखते हैं. हमारे पास जो मास दिया हुआ है उसको देखते हैं हम लोग. जो मास दिया हुआ है, मास, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2. तो मास m1 इज इक्वल्स टू 40 kg. वहीं पे हमारे पास मास m2 इज इक्वल्स टू 80 kg. ये हो गया हमारे पास. द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 15 मीटर्स. तो अभी होगा क्या कि फोर्स इज इक्वल्स टू 6.67 into 10 to the power of minus 11 into 40 into 80 divided by 225. So 15, that is 15 square. 15 square or 15 का square is going to be 6.67 into 10 to the power of 11 minus 11 into 320 into 225. So you can, this is 225 is approximately, there is a small difference between them. तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, again I have calculated it, 9.5 into 10 to the power of minus 10 न्यूटन. तो अभी देखिए हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम था, दिस इन दिस फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैड द फोर्स इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power of 20 न्यूटन, approximately equals to 2 into 10 to the power of 20 newtons. But for the second problem we have the force is equals to 9.5 into 10 to the power of minus 10 न्यूटन. सो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि द फोर्स इज द ऑर्डर ऑफ फोर्स इज -10. तो जब -10 हो गया द फोर्स इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल. तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली कि जब हमारे पास दो हेवनली बॉडीज हैं जिनका मास बहुत ही ज़्यादा है, देन दिस टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू बी अ लार्ज इन बिटवीन दोज बॉडीज. बट जैसे हम लोग बात करते हैं कि अर्थ पे हमारे पास दो बॉडीज हैं ऑफ सर्टेन मासेस 40 kgs और 80 kgs और विच इज हैविंग वेरी लेस मास, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट बिटवीन दोज बॉडीज, बट द अमाउंट ऑफ या फिर जब द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू बी वेरी लेस. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास मास बहुत ही लार्ज नहीं है, the masses of the bodies is very small, then
the gravitational force is not going to be that significant between those bodies. बट जैसा कि हम लोग देखें यहाँ मून और अर्थ की बात कर रहे हैं या मून और सन की बात कर रहे हैं, दोज आर हैविंग वेरी ह्यूज मास as compared to these masses, then the universal gravitational force is going to be significant between those bodies. तो इस तरह से ये conclusion हम लोग लिख देते हैं. एक conclusion हम लोग यहाँ से ले सकते हैं कि हमारे पास जो gravitational force होगा, the gravitational force this is note point or conclusion. Basically, gravitational force is significant significant between the bodies, the heavenly bodies which have very large masses. Whereas it is insignificant between bodies of small masses. जो हमारे पास बॉडीज होंगी तो विच आर हैविंग वेरी स्मॉल मास, सो उनके बीच में जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी इनसिग्निफिकेंट. तो दीज आर द कंक्लूजन्स फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड प्रॉब्लम नंबर सेकेंड. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप प्रॉब्लम नंबर थर्ड. तो प्रॉब्लम नंबर थर्ड में हमारे पास है, ये हमारे पास force of attraction between two bodies is 10 Newton is given to be 10 Newton. तो हमारे पास सॉल्यूशन थर्ड में देखते हैं हम, जो force of attraction है that is equals to 10 Newton. When the separation calculate the force between the bodies when the separation is reduced to half. तो this force is going to be equals to G m1 m2 upon r square. Now this is the first condition, this is let us call it as F1. वहीं पे मेरे पास मुझे कैलकुलेट करना है F2. what is going to F2 when जो हमारे पास डिस्टेंस है let us call it as r dash that is equals to r by 2. जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम है that is reduced to half. तो r dash जो फाइनल डिस्टेंस है between the bodies is equals to r by 2. Now I have to calculate this F2. तो F2 is going to be again G. हमारे पास मास जो है both the bodies का that is going to be same. तो this is going to m1 into m2 upon r square r dash whole square. So that is going to be r by 2 whole square. So that is equals to G m1 m2 upon r by 2 whole square. So when we take F1 ratio of F1 upon F2, so that is going to be 10 upon, या मैं बोलूँ बात करूँ यहाँ पे जो हमारे पास m1 m2 है और G है that is going to be cancelled out. तो ये देखिए बेसिकली हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाई G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बाई 4, या फिर मैं बोलूँ ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी 4.
तो यहाँ से g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर दिस विल बी कैंसिल आउट बाय दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/4. तो यहाँ से दैट इज गोइंग टू बी 1/4. F1 is having value of 10 newtons. तो यहाँ से this implies F2 is going to be 4F1 and that is going to be 40 Newton. So these are the basically the solution of the problems यहाँ पे जो हमारे पास given है. तो आज जो हमने टॉपिक बेसिकली लिया था ग्रेविटेशन का, उसमें बेसिकली हम लोग ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ की बात की. उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है दैट इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव टाइप, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस. सेकेंडली जो हमने कंक्लूजन निकाला कि इट इज सिग्निफिकेंट फॉर heavenly bodies which is having large masses या huge masses, whereas it is insignificant for the objects which is having less mass. तो इस तरह से हमने बेसिकली जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर बेसिकली मैं बोलूँ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ फ्यू मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड the discussion of the force of attraction due to gravity. Till then, stay healthy and keep learning. Thank you, class.